हेलो फ्रेंड्स, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे बैंकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ बैंक्स। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बैंक का अर्थ, परिभाषा एवं उसके कार्य। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक्स के प्रकार। इसमें देख सकते हैं कि बैंक्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ बैंक्स के अंतर्गत बहुत सारे बैंक्स हैं। इन सभी बैंकों का जिक्र हम करेंगे समय बचाने के लिए। ये सारे मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक वगैरह वगैरह सारे बैंक हैं। तो बैंकों के कार्य के अंतर्गत बैंकों को क्यों बांटा गया, इसे हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्र से संबंधित बैंकों की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी दिशाओं का ज्ञान नहीं रख सकता है, सभी दिशाओं में अपना सहयोग प्रदान नहीं कर सकता। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए एक अलग बैंक हो जो केवल कृषि पे अपना ध्यान आकर्षित करें, व्यापारिक बैंक अलग हो, उद्योग से संबंधित अलग हो। इस तरह से हम देखें तो छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे बैंकों की देश में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें विभिन्न जोन में बांट देते हैं। जैसे हम एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करेंगे तो उसके लिए स्पेशल बैंक्स, करेंसी से संबंधित अलग बैंक, मनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग बैंक्स, लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस के लिए अलग बैंक, शॉर्ट पीरियड मिड पीरियड फाइनेंस के लिए अलग बैंक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंकों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय बैंक्स। इस केंद्रीय बैंक्स की हम बात करेंगे। केंद्रीय बैंक्स, एक विद्वान ने कहा, बिल रोजर्स जिसका नाम है, बिल रोजर्स, इस पृथ्वी पे 3 अद्भुत आविष्कार हुए हैं। इस पृथ्वी पे 3 अद्भुत आविष्कार हुए हैं जो इस विकास के सर्वोत्तम साधन माने जाते हैं। पहला अग्नि, यानी इस पृथ्वी पे 3 अद्भुत आविष्कार माने जाते हैं बिल रोजर्स के अनुसार। अग्नि, पहिया और केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, यह तीनों आज इस पृथ्वी की दिशा और दशा चेंज करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। इसके बिना हमारी सभी अर्थव्यवस्था, सभी स्थितियां शून्य के बराबर है। केंद्रीय बैंक्स आकर के पहिया का निर्माण करके, अग्नि का निर्माण करके हम समूची क्षेत्र में एक तरह से विजय हासिल कर लिए हैं। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक्स है क्या। प्रत्येक देश में मौद्रिक प्रणाली को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है। प्रत्येक देश में, ऐसा नहीं कि केवल मेरा ही देश है, ये मेरा ही देश है। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है, क्योंकि वहां की मौद्रिक स्थिति को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। और उनके विभिन्न तरीके से कार्य, चूंकि हम इसमें छोटा छोटा बताएंगे तो एक एक चैप्टर है। यानी केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य हम देख सकते हैं, नोट का निर्गमन करना, साख क्रेडिट नियंत्रण करना, फिर आप बैंकों के बैंक के रूप में सरकार के लिए मुद्रा की व्यवस्था करना, सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वित्त से संबंधित प्रतिनिधित्व करना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक का एक और काम जो महत्वपूर्ण काम मैं बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, यानी मुद्रा से संबंधित नीति बनाना, मौद्रिक नीति बनाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। और फिस्कल पॉलिसी में राजकोषीय नीति, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो पूरे बैंकों पे उसका नियंत्रण होता है। कागज के नोट छापने का उसे अधिकार होता है। क्रेडिट कंट्रोल्स में 7 टूल्स की जो हम बात करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, और इस तरह से SLR, MF, इस तरह से बहुत सारे जो 7 टूल्स का हम प्रयोग करेंगे, बाद में बताएंगे। क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत साख नियंत्रण कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो ये सब सारे काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि अगर देखें इनकी स्थापना, केंद्रीय बैंक, हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पे केंद्रीय बैंकों की संख्या 12 है। तो भारत में केंद्रीय बैंकों की संख्या एक ही है। अमेरिका में ही एक ऐसा देश है जहां पे केंद्रीय बैंकों की संख्या 12 है। तो भारत देख सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। केंद्रीय बैंक के रूप में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को ही। लेकिन एक चीज और बता देंगे हम, विश्व में सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना कब और कहां हुई? 1656 में। 1656 में रिक्स बैंक जो स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पे विश्व का पहला केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ। और दूसरा 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। और तीसरा आपका 1814 में नीदरलैंड बैंक, 1854 में नीदरलैंड बैंक। तो और इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1856 में बैंक्स ऑफ स्पेन, ये 14 है, 1856 में बैंक ऑफ स्पेन की स्थापना हुई। और इसी के साथ 1860 में बैंक ऑफ रूस एवं बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ रूस 1860 में बैंक ऑफ रूस एवं बैंक ऑफ फ्रांस। और 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विश्व में केंद्रीय बैंकों की स्थापना। एक चीज और बताना है कि विश्व में सबसे पहले रिक्स बैंक 1656 में इसकी स्थापना हुई केंद्रीय बैंक की। लेकिन 1664 में बैंक्स ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना हुई थी की जननी, अगर केंद्रीय बैंकों की जननी के रूप में अगर बात कहीं आती है तो उसका बात आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक वो बैंक होता है जो प्रत्येक देश की मौद्रिक प्रणाली को संचालित एवं नियंत्रित करने का काम करती है, जिसके अंतर्गत नोट का निर्गमन, साख का नियंत्रण, बैंकों के बैंक के रूप में, सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में, सरकार के बैंकर्स के रूप में, सरकार के लिए विदेशी प्रतिभागिता के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था के रूप में ये काम करती है। जो हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। अमेरिका में ही मात्र 12 केंद्रीय बैंक्स हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये आपका केंद्रीय बैंक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट हम चलते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। हाँ, कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक क्या है? आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में इनका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम कहें कि व्यापारिक बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में इसका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कंपनियों के भांति अंश बेचकर स्थापित किए जाते हैं। देखिए, ये कंपनियों के भांति ये जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो अंश बेचकर स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए इसे संयुक्त स्कंध बैंक कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक बैंक। इसको ज्वाइंट स्टॉक बैंक के भी नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये अंशों को बेच करके इसकी स्थापना की जाती है। इसके कार्य मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया। इसके कार्य 2 प्रकार के हैं। क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। अब भारत में इसकी स्थापना बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में की जाती है। मतलब भारत में इसकी स्थापना
बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में की जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में अब पब्लिक सेक्टर के मात्र 12 बैंक्स बच गए हैं, जो अभी 10 बैंकों का विलय हुआ। मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं जिस किस तरह से बैंकों का विलय हुआ। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के मात्र 12 रह गए, यानी कैसा कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर के बैंक मात्र अब 12 रह गए हैं। उसके बाद कुछ व्यापारिक बैंक के रूप में प्राइवेट बैंक्स भी हैं, जैसे एचडीएफसी का बैंक नाम सुने होंगे, एस बैंक का नाम सुने होंगे, एक्सिस बैंक का नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुने होंगे। ये सभी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत प्राइवेट बैंक के रूप में आते हैं और 12 केवल सार्वजनिक गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आने वाले बैंकों की संख्या अब 12 रह गई है। नेशनलाइज बैंकों की संख्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के 12 रह गई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी सहायक बैंक थे उन सभी का उसे मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसलिए अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, उसके कोई सहायक बैंक नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं और यह संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में स्थापित होती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह स्थापित किया जाता है। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं यह है आपका व्यापारिक बैंक। तीसरा हम देखेंगे कि औद्योगिक बैंक्स क्या है। औद्योगिक बैंक्स का भी नाम आप सुने होंगे। ये मध्यम तथा बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। ये औद्योगिक बैंक क्या होते हैं कि ये ऐसे बैंक्स होते हैं जिसको किसी कल कारखाना, जैसे मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री लगाना हो, हमें कोई उद्योग की स्थापना करना हो, हमें कोई कंपनी लगाना हो, तो ये जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं ये क्या होते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। मतलब लंबी अवधि के लिए 10 से 20 या 25 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक के पास इतने पैसे नहीं है जो वो इतने समय के लिए इनको ऋण प्रदान करें, क्योंकि ये बैंक्स जनता के जमा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जनता की डिमांड भी ज्यादा रहती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये जो इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, मतलब दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि कंपनियों की स्थापना के लिए लंबे समय के लिए हमें ऋण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। देखिए ये भी कौन कौन से काम करते हैं, ये भी जमा स्वीकार करते हैं, उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं, कंपनियों के अंशों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जमा स्वीकार करते हैं, ये ऋण प्रदान करते हैं एवं कंपनियों के अंश यानी शेयर, ऋण पत्र, बांड, डिवेंचर आदि को भी क्रय करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से औद्योगिक बैंक, थोड़ा सा कुछ औद्योगिक बैंकों का हम इतिहास बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में औद्योगिक बैंकों का इतिहास क्या रहा है। आजादी से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं। 1919 में टाटा 1919 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई, जो 1933 में ये फेल हो गया। टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना 1919 में की गई थी, जो ये क्या हो गया, फेल हो गया। कब फेल हो गया, ये 1933 में फेल हो गया, नहीं 1917 है। 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई और 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई और 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई, जो ये था आजादी से पहले इन बैंकों की स्थापना की गई थी। आजादी से पहले इन बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसको हम कह सकते हैं औद्योगिक बैंक। जो कुछ समय के बाद ये सारे बैंक्स क्या हो गए, फेल हो गए, जो लॉन्ग पीरियड के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करते थे। अब हम आजादी से पहले बाद की कुछ
ऐसे हम बैंकों का जिक्र करते हैं जो इस तरह से मिटा देते हैं। 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक, 1933 में फेल हो गया, 1917 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक, 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक, 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक, और कुछ ही दिनों के बाद ये सारे बैंक्स क्या हो गए, फेल हो गए। ये सब औद्योगिक बैंकों के रूप में इसकी स्थापना की गई जो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। उसके बाद आजादी से बाद 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, आजादी के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में इसकी स्थापना हुई। फिर राज्य वित्त निगम 1951 में, दूसरा राज्य वित्त निगम 1951 में, राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 में हुई। और फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई। और भारतीय इकाई प्रन्यास की भी स्थापना 1964 में हुई। भारतीय इकाई प्रन्यास की भी स्थापना 1964 में हुई। तो देख सकते हैं कि और बहुत सारे ऐसे औद्योगिक बैंक्स हैं, समय का अभाव है इसलिए हम उतना ही, क्योंकि बाद में चैप्टर बाय चैप्टर ये मिलेगा, एक एक चैप्टर मिलेगा, हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। औद्योगिक बैंक वो बैंक होता है जो उद्योगपतियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, उसी को हम औद्योगिक ऋण बैंक कहते हैं। जो जमा स्वीकार करता है, उद्योगों को ऋण प्रदान करता है एवं कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने का भी काम करता है, माने क्रय विक्रय करने का भी काम करता है। इसलिए हमने बताया कि भारत में आजादी से पहले 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक, 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक, 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक और 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना किया गया। आजादी के बाद 1947 के बाद 1948 में भारतीय औद्योगिक बैंक जो 1948 में स्थापना हुई, राज्य वित्त निगम की 1951 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में और भारतीय इकाई प्रन्यास की स्थापना 1964 में हुई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि औद्योगिक बैंकों का रूपरेखा इस तरह से रहा। अब हम चलते हैं विदेशी विनिमय बैंक की जिक्र करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक क्या होता है, इसे मिटा देते हैं। डस्टर बंदर लेके चला गया इसलिए कपड़े से मिटाने की प्रॉब्लम है, दुकान खुल नहीं रहा है इसलिए। और मैं तीसरा आपको बताऊंगा, तीसरा क्या है, विदेशी विनिमय बैंक की क्या काम है, यानी विदेशी विनिमय बैंक क्या है, यानी विनिमय बैंक वे बैंक है जो विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंध का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये विदेशी विनिमय क्या है, ये विदेशों के लिए, विदेशी व्यापार के लिए अर्थ प्रबंध का काम करते हैं, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं। साथ में ये सोने चांदी का भी क्रय विक्रय करते हैं। ये देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं। इनकी शाखाएं एक देश से दूसरे देशों में भी होती है, जो व्यापारियों को एक देश की सुविधा दूसरे देश में भी देने का काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं विदेशी विनिमय बैंक्स, यानी मुद्रा को कन्वर्ट करके उनकी आवश्यकता अनुसार भी मुद्रा की व्यवस्था करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को और सुलभ और सरल बनाया जा सके। हम ऐसे कहते हैं ओरिएंटल बैंक्स, भारत में ओरिएंटल बैंक 1842 में सर्वप्रथम विदेशी बैंक के रूप में काम किया। ओरिएंटल बैंक का नाम सुने होंगे आप लोग, ओरिएंटल बैंक 1842 में, हाँ 1842 में ओरिएंटल बैंक विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम करने का प्रयास किया, जो 1884 में यानी 1884 में फेल हो गया। 1884 में क्या हो गया, फेल हो गया। फिर अलायंस बैंक ऑफ शिमला का नाम सुने होंगे, 1900 अलायंस बैंक ऑफ शिमला
एलायंस एलायंस बैंक ऑफ शिमला शिमला की स्थापना 1920 में हुआ विदेशी विनिमय बैंक के रूप में, जो 1923 में फेल हो गया। 1923 में फेल हो गया। पुनः 1936 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी सुने होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1936 में सर्वप्रथम विदेशी विनिमय बैंक के रूप में वो अपना शाखा लंदन में स्थापित किया। लंदन में अपने विदेशी विनिमय बैंक की शाखा को स्थापित किया, जो 1948 में बंद कर दिया। यानी ये 1948 में क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये समस्त व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम कर सकते हैं और इन बैंकों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। और दूसरे देश के अंतर्गत आने वाले बैंक्स अगर मेरे देश में विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम करना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो यहाँ पे बैंकिंग का काम कर सकते हैं। अक्सर विदेशी विनिमय बैंक्स एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के अगल बगल सीमा पे इसकी स्थापना की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार को और सरल बनाया जा सके। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विदेशी विनिमय बैंक भी हमको समझ में आ गया। और नेक्स्ट हम आते हैं कृषि बैंक की बात करते हैं। कृषि बैंक बहुत मैं तेजी से इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है और हम आगे पढ़ेंगे इसको, और चूंकि इसमें बैंकों के प्रकार के अंदर आया है तो हमें बताने का प्रयास करना पड़ रहा है। कृषि बैंक, देखिए कृषि बैंक्स एक ऐसा बैंक होता है क्योंकि जब किसानों को कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक उनकी आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन यानी शॉर्ट पीरियड, मिड पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं तो उनको उसकी पूर्ति के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जाती है। क्योंकि किसानों के पास जो उनके पास ऐसे एसेट्स नहीं है, उनके पास मात्र बस एग्रीकल्चर है, खेती है, लैंड है, भूमि है, उसी के आधार पर उनको ऋण की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। तो बैंक्स उन्हें रिस्क जोन में रखता है, किसान को रिस्क जोन में रखता है कि किसान अगर पैसा ले जाएगा लॉन्ग पीरियड के लिए, अगर किसी कारण प्राकृतिक आपदा के कारण अगर कोई अनहोनी होती है किसान के साथ तो बैंक्स का भुगतान नहीं कर पाता, इसलिए कमर्शियल बैंक उनको भुगतान नहीं करता, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे किसान लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस न पाने के कारण उनका बहुत सारा विकास रुक सा जाता था। तो इसीलिए कृषि बैंक की स्थापना की गई और कृषि बैंक के रूप में सहकारी बैंक का उदय। सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, मतलब मिलजुल करके एक छत के नीचे स्वयं आर्थिक सहायता करना ही सहकारी बैंक। सहधनकारी, सह मतलब मिल और कार्य का मतलब कार्य, मिलजुल करके स्वयं अपनी आर्थिक समस्या का समाधान करना ही सहकारिता कहलाता है, जिसमें कम से कम 10 मेंबर, अधिक से अधिक जितना भी मेंबर हो सकते हैं, इस मेंबर की स्थापना करके इसकी स्थापना की जाती है। एक थोड़ा सा सहकारी बैंक का हम आपको एक इतिहास बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। जर्मनी में कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग जो थे वो आर्थिक समस्या को लेकर बहुत परेशान थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, खाना पीना जीना भी उनके लिए बड़ी समस्या थी। तो वहां पे दो विद्वान हुए जो इन समस्या के समाधान के लिए एक सिद्धांत बनाने का प्रयास किया, वहीं से सहकारिता का उदय माना जाता है। हर्मन सुल्डेलिस नाम लिख देते हैं हम, हर्मन सुल्डेलिस, ये शहरी साख समिति के जन्मदाता माने जाते। कौन? हर्मन सुल्डेलिस शहरी साख समिति के जन्मदाता माने जाते हैं। और फ्रेडरिक विलियम रेफेजन ये ग्रामीण साख समिति के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी हमने देखा हर्मन सुल्डेलिस
शहरी और फ्रेडरिक विलियम रेफेजन ग्रामीण साख समिति के जन्मदाता माने जाते हैं। अगर विश्व स्तर की हम बात करते हैं तो, लेकिन भारत की भी बात करते हैं, भारत की भी क्या बात है, भारत में फ्रेडरिक निकल्सन ने अपना एक सुझाव दिया कि भारत में भी एक सहकारी बैंक की स्थापना होनी चाहिए। तो 1901 में, इससे पहले 1895 में फ्रेडरिक निकल्सन, भारत की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, भारत में फ्रेडरिक निकल्सन एक अपना विचार व्यक्त किए कि यहां पे भी एक सहकारी बैंक की स्थापना की जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। 1895 में कृषि बैंक के रूप में, कृषि बैंक के लिए एक सुझाव दिया था, लेकिन इसकी स्थापना नहीं हो पाई। 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुई। अकाल आयोग 1901 में। देखिए, हम सहकारिता की बात कर रहे हैं, सहकारिता की उन्होंने सुझाव दिया। 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुआ। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में सहकारी बैंक की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन 1904 में सहकारी अधिनियम पारित किया गया और प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई। प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई कब? 1904 में, अकाल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। उसके बाद 1912 में एक नया अधिनियम पास किया गया। 1912 में एक नया अधिनियम पास किया गया। 1912 में कर देते हैं, 1912 में एक सहकारी अधिनियम पास किया गया। सहकारी अधिनियम पास किया गया जिसमें केंद्रीय एवं जिला सहकारी बैंक की स्थापना की गई, जिसमें केंद्रीय एवं जिला सहकारी बैंक की स्थापना की गई। और 1919 में मैग्लेगन समिति का सुझाव आया और पूरे राज्य को सहकारिता से जोड़ दिया। 1919 में मैग्लेगन समिति, 1919 में मैग्लेगन समिति ने पूरे राज्य का ये विषय बना दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सहकारी बैंक के रूप में त्रिस्तरीय समिति गणना की जाती है। प्राथमिक सहकारी समिति जो गांव स्तर पे बनाई जाती है, केंद्रीय सहकारी समिति जो जिले स्तर पे बनाया जाता है, और प्रांतीय सहकारी समिति जो राज्य स्तर पे बनाया जाता है। बड़ा विवादित क्वेश्चन है। लोग केंद्रीय को लोग समझ सकते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, नहीं, केंद्रीय सहकारी समिति को हम जिला स्तर पे बनाते हैं और इस तरह से चैनल बाय चैनल इसका सहयोग करता है। तो इस तरह से हम देखें सहकारी साख समिति, जिसके वर्ड में जो हरमन सुलजेलिस, फ्रेडरिक रेफेजन शहरी एवं ग्रामीण साख समितियों के जन्मदाता माने जाते हैं। भारत में आपने देखा कि 1895 में एक सुझाव दिया गया, 1901 में एक अकाल आयोग की स्थापना, 1904 में प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना की गई, 1912 में केंद्रीय एवं प्रांतीय सहकारी समिति, 1919 में पूरे राज्य का यह विषय बना दिया गया। इसके बाद आता है भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक के माध्यम से किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में उसे ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना हो तो उसे लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए। उसे मान लीजिए थ्रेसर खरीदना हो तो उसे लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए। उसको कंबाइन खरीदना हो तो लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए। उसको मेड़बंदी कराना हो बड़े स्तर की तो उसे लंबी अवधि के लिए, उसको कुआं खोदवाना हो तो लंबी अवधि के लिए ऋण चाहिए। उसको बागीचा लगवाना हो तो लंबी अवधि के लिए ऋण लेना चाहिए। इस प्रकार उसको ट्यूबवेल्स वगैरह इस तरह से लंबी अवधि के लिए उसे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे भूमि बंधक बैंक के रूप में उसे ये ऋण प्रदान किया जाता है, भूमि बंधक बैंक। तो सर्वप्रथम भारत में 1920 में भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई। भूमि बंधक
बैंक की स्थापना हुई, जो ये पंजाब के झांग प्रांत में, ये भारत में 1920 में पंजाब के झांग प्रांत में इसकी स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं भूमि बंधक बैंक। और 1929 में यह मद्रास में इसकी स्थापना हुई, 1929 में मद्रास में। लेकिन जब आजादी के बाद हमारे देश का बंटवारा हुआ तो जो झांग प्रांत है पंजाब का, वो पाकिस्तान में चला गया और केवल बच गया 1929 वाला मद्रास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भूमि बंधक बैंक, जो किसानों का यह भूमि को गिरवी रख करके उसे का ऋण प्रदान करता है, उनके भूमि को गिरवी रख करके उनको लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस करता है, जो मैंने बताया इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं भूमि बंधक बैंक के बाद आता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक्स रूरल एंड डेवलपमेंट, यानी हम कह सकते हैं इसको नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड की स्थापना, जो उसका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो इस तरह से यह है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला ये नाबार्ड है, जो कृषि क्षेत्र के सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है एवं यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इसके पहले कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी समस्या का समाधान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है, लेकिन 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना के बाद यह कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई और ग्रामीण स्तर में जितने भी कृषि से संबंधित योजनाएं और कृषि से संबंधित रोड पुल आदि बहुत सारे इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट हैं, जो छोटे मोटे सड़कों का भी निर्माण कराता है, ताकि किसानों को अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने में कोई कृषि से संबंधित जितनी भी समस्या का समाधान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1998 में इसी का एक देन है, जो भारत में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना केसीसी इसी का एक देन है। 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना हुई थी, जारी किया गया था, जो किसानों को उनके भूमि के वैल्यूएशन के आधार पे उनको निर्धारित कर दिया जाता है कितनी धनराशि आप जब चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि कार्य हेतु निकाल सकते हैं और समय पर्यंत इसको जमा करना है। इसी को हम बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये। अब डाकघर बचत की बात करते हैं, जिसको हम पोस्ट सेविंग बैंक्स कहते हैं। यानी भारत एक गांव का देश है, यहाँ की जनता गांव में बसती है और गांव में बचत का कोई माध्यम नहीं था, बैंक्स नहीं थे और हर गांव में पोस्टमैन हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था और पोस्ट ऑफिस का एक जमाने में बड़ा क्रेज था, क्योंकि सभी लोग उससे जुड़े रहते थे। चिट्ठी पत्री, उसे आने जाने, पैसे लेन देन, इधर उधर भेजना, सब पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ही काम किया जाता था। लेकिन बढ़ती हुई व्यवस्था के अनुसार इस तरह से स्थितियां आई कि अब समाप्त हो गया, तो इसलिए यह पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खोलने का भी काम किया गया था। बचत खाता का नाम आप सुने होंगे। ये 1873 में एक अधिनियम पारित किया गया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत, ये हम लोग पढ़ रहे हैं डाकघर में। यानी 1873 में एक अधिनियम पास किया गया, भारत सरकार ने किया कि भारत में भी डाकघर बचत बैंक खाता की स्थापना की जाए। तो 1982 में 1 जनवरी 1882 में यह बचत खाता सर्वप्रथम खोला गया। कहां पे? पोस्ट ऑफिस में। यानी 1882 में पोस्ट ऑफिस में बचत खाता योजना का क्रियान्वयन किया गया। वहीं से बचत खाता खोल करके बचत योजना को एक पूरे देश में प्रसारित करने का काम किया गया। इसको हम कहते हैं डाकघर बचत बैंक। निर्यात आयात बैंक की बात हम करते हैं, ये क्या होता है? निर्यात आयात बैंक क्या होता है? निर्यात आयात
आयात निर्यात बैंक क्या होता है? 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना होती है। तो आयात निर्यात के लिए वो वित्त की व्यवस्था करने का एक प्रकार का बैंक है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आयात व्यवस्था करने के लिए एक प्रकार का यह बैंक है जो यह वित्त का व्यवस्था करता है। मगर भारत के अंतर्गत निर्यात को बढ़ाने के लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई, जो 1 जनवरी 1982, ये हम लोग चल रहे हैं निर्यात बैंक, 1 जनवरी 1982 की बहुत सारी घटनाएं देखिएगा। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है, 1982 में आयात निर्यात की स्थापना होती है, 1882 में पोस्ट ऑफिस बचत की स्थापना होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि निर्यात आयात बैंक की भी स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 को, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण की व्यवस्था करती थी, ताकि भारत के उद्योगपति उससे ऋण प्राप्त करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी वस्तुओं को बेचे, ताकि विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा इस देश में आए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करे, इसकी देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो। नेक्स्ट है आपका, हम कहते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक भारत की एक सर्वोच्च वित्त संस्था है, यानी जो आवास से संबंधित एक सर्वोच्च वित्त संस्था है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राष्ट्रीय 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और आरबीआई ने 200 करोड़ रुपया प्रदान करके इस राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस राष्ट्रीय आवास बैंक का लाभ ले सके शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु जो दिनहीन गरीब लोग हैं उनको एक ऋण उपलब्ध कराता है, एक आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, ताकि उनके भी पास एक घर हो जाए, एक छत के नीचे हो जाए। इस तरह से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक आवास से संबंधित भारत की एक सर्वोच्च संस्था, जिसकी स्थापना 1987 में की गई। और लास्ट में एक आप देख सकते हैं ग्रामीण बैंक की हम बात करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम सुने होंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह के बैंक होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण 2 अक्टूबर 1975 की स्थापना हुई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, जो भारत के किसानों के लिए समझिए कि समर्पित है। भारत के जो दिनहीन मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो दास्ताकार हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उनको ये ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे कमजोर, छोटे, सीमांत किसान, भूमिहीन, मजदूर, काश्तकार आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया, भूमिहीन, जो कामगार होते हैं, कारीगर होते हैं, और सीमांत किसान होते हैं, दास्ताकार होते हैं, ये सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा के उनको उत्थान करने का काम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकों के प्रकार में हमने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। जब इसका लेसन आएगा, एक एक लेसन है, ये सब एक लेसन है, क्योंकि बैंकों के प्रकार में थोड़ा थोड़ा आपको प्रकाश डालना था, इसलिए हमने बहुत संक्षेप में इसको बताने का प्रयास किया ऑनलाइन वीडियो में। एक ही साथ सबको बताने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, और समय ज्यादा लगता है थोड़ा सा आपको भी ऊपर पर लगता है। इस प्रकार हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर्स करें, ताकि हम आपके साथ बने रहें। और कहीं कोई कमी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।